नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दस के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में बढ़ा तेजी का मोमेंटम, 100 पॉइंट चढ़कर 24,700 के पार। रिलायंस, लीवर और भारती ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी लौटी खरीदारी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से फिनिक्स मिल्स मजबूत, करीब 4% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं पीएलआई स्कीम की आवेदन अवधि बढ़ने से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 5% भागा। उधर स्पॉटलाइट, मैनकाइंड और पीएनबी हाउसिंग में भी रौनक कायम। एफएमसीजी, रियल एस्टेट और पीएसयूज में अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी में डाबर, कोलगेट, नेस्ले में 1.5 से 2% की बढ़त। वहीं कैपिटल मार्केट, ऑटो और आईटी शेयरों में हल्का दबाव। इथेनॉल प्रोडक्शन पर पाबंदियां हटने से शुगर शेयरों में अच्छी मिठास। श्री रेणुका शुगर्स करीब 12% दौड़ा। उधर बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज में भी 5 से 8% की मजबूती। और अब से थोड़ी देर में शुरू होगा सेमीकॉन इंडिया 2025। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत को सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनाने पर होगा मंथन। 3 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे करीब 50 देशों की टेक कंपनियां और ग्लोबल लीडर्स। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए टॉप हेडलाइंस। निफ्टी तैयारी कर रहा है 24,725 क्रॉस करने की और अच्छे मोमेंटम है इस समय। लौटता हुआ मार्केट, शानदार इनफैक्ट मोमेंटम। और एक बार ज़रा देखिए आप टॉप गेनर्स निफ्टी के, और इसमें ऑब्वियसली क्या रिलायंस तो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा ही है सुबह से। रिलायंस में अच्छे मूव्स हैं और अब निफ्टी का टॉप गेनर भी है, करीब 2% ऊपर। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर चला अच्छा खासा, 1.5%। एफएमसीजी में शानदार रैली है आज। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, इन सब में अच्छे मूव्स। इसके अलावा इटर्नल चला, एचडीएफसी लाइफ में मूव्स आए। ये मैं भी इंडेक्स स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। एफएनओ में सम्मान कैपिटल 5% ऊपर। अब एफएनओ का टॉप गेनर, उसके ठीक नीचे आज का हमारा बिग स्टॉक फिनिक्स मिल्स, ये भी अब करीब 5% ऊपर, 1600 के करीब बढ़ता हुआ फिनिक्स मिल्स इस समय यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। पीएनबी हाउसिंग लेकर आइए एक बार जरा, आज का जो हमारा स्पॉटलाइट है। शानदार मोमेंटम पीएनबी हाउसिंग में। अब ये देखिए स्टॉक करीब 3.25% ऊपर इस समय पीएनबी हाउसिंग आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आइनॉक्स विंड, आईजीएल, आरईसी, गेल, ऐसे कई स्टॉक्स दिखेंगे आपको जहां आज मोमेंटम काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। फिर जहाँ ये थी अब तक की बाजार की स्कैनिंग। अब एक काम करते हैं, चलते हैं पैनल के पास और एक एक करके डेट्स पिक करते हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश पालवे जी, प्रकाश का बसर आए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर विकास सालू के, नीलेश जैन, आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश, आपकी 2 कन्विक्शन एरियाज इस वक्त की। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पर आज टायर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अपोलो टायर ये पर्टिकुलर काउंटर हमारे डार पर है, जिस हिसाब से इसमें एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी करने की सलाह होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड ऊपरी स्तरों पर 495 के टारगेट को ध्यान में रखना होगा। 476 का स्टॉप लॉस होगा, 476 का स्टॉप लॉस। 495 से 500 तक की अपसाइड हमें अपोलो टायर इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो बैंकिंग स्पेस से है, आरबीएल बैंक। काफी बेहतरीन सेटअप है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। या आज के सेशन में एक छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलिंग चैनल काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। ऊपरी स्तरों पर 280 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 263 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 280 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये इस समय आरबीएल बैंक पर एक पॉजिटिव कॉल आती हुई। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, मेरे भी दोनों पे बाय साइड में रहेंगे। निफ्टी कंफर्टेबली 24,680 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, अभी 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव देखने मिल सकता है ओवरऑल। तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा कोलपाल। कोलपाल में एक अच्छा ब्रेकआउट हमने कल भी देखा था। 2370 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस फेस कर रहा था, कल ब्रेक हुआ। आज उसके ऊपर ट्रेड करते हुए 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 2470 के टारगेट के लिए यहाँ पे कोलपाल को बाय किया जा सकता है। नीचे 2360 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 2360 के स्टॉप लॉस से 2470 का इंपॉर्टेंट ऊपर में एक रेजिस्टेंस देखने
देखने मिल सकता है, तो वहां तक एक आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंट डेली चार्ट पे देखने मिला है और एक ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट भी होते हुए देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। 568 के टारगेट के लिए कॉनकॉर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज इंट्राडे में देखने मिल रहा है 540 का, तो 540 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। और यहाँ पे हमने ये दोनों भी काउंटर हमारे हमारे क्लाइंट को यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव यहाँ पे सेटअप देखने मिल रहा है। चलिए, तो वही तो दिखाना है हमें। वीडियो दिखाइए ज़रा एक बार, जो सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस का प्ले हो रहा है, एक बार उसको ज़रा रखिए। देखिए, बस ये कॉन्फ्रेंस अब शुरू होगी कुछ ही देर में और आपको अश्विनी वैष्णव जी दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री जी के बगल में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी हैं। तो ये एक चलिए अब वापस आते हैं और एक और टॉपिक की बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की जो 21वीं समिट है, इसका दूसरा दिन एशिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में से एक, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट सीईओज हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुगड़ जुड़े हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। कल रामदेव जी आए थे, बता रहे थे बहुत शानदार रहा आपका पहला दिन और आपकी कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट रही शायद मार्केट के लिए। कल बड़ी रैली हुई, आज भी बड़ी रैली हो रही है। बताइए क्या अब तक सार निकल कर आया कॉन्फ्रेंस में से? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। हाँ, जैसा कि रामदेव जी ने कहा, कल का डे 1 बहुत ही पावर फैक्ट और हाउसफुल था। बहुत ही अच्छे सेशंस रहे अक्रॉस सेक्टर्स और स्पीकर्स भी बहुत चुनिंदा थे, जिन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे अपना विजडम पूरे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया। आज हमारा डे 2 है, आज भी बहुत अच्छा लाइनअप है। कल हमारे यहाँ पे जेप्टो से आदित्य पलीचा जी थे। वी हैड विलायन ऑफ द मरुगप्पा ग्रुप ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत अच्छा उन्होंने समझाया चाइना ने कैसा अपना मैन्युफैक्चरिंग 2015 में एक एम्बिशन लेके कि 2025 में मेड इन चाइना को कैसे बड़ा बनाया जाए। बहुत अच्छा उन्होंने उस पर अपना 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। फिर एयू बैंक से थे संजय अग्रवाल जी, जिन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद आगे की जर्नी कैसे रहेंगी, इस पे काफ़ी अच्छे और विस्तार से अपनी स्ट्रैटेजी समझाई। हमारे पास रिन्यूएबल स्पेस में भी एक बहुत ही बढ़िया स्पीकर थे सुमन सिन्हा जी रिन्यू के। उन्होंने समझाया कि गवर्नमेंट पॉलिसी किस दिशा में जा रही है रिन्यूएबल्स में और कैसे यहाँ से रिन्यूएबल्स कैपेसिटी एडिशन स्केल अप होगा। तो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स उभर के आए हैं कल। इसके अलावा कल हमारे डे 1 में 60 कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट किए जिन्होंने इन्वेस्टर मीटिंग्स किए हैं। थ्रू आउट 3 दिन में हमारे यहाँ करीबन 180 कंपनीज़ हैं और 16 CEO ट्रैक्स हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहा है। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है, एक दिन आगे एक दिन पीछे, तो जब तक जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स सेटल नहीं होते किसी भी तरह का व्यू लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी भरा कदम हो सकता है। लेकिन 1 साल से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं आफ्टर 4 साल के बहुत बढ़िया बुल रन के बाद। मार्केट की अर्निंग्स भी लास्ट ईयर फ्लैट थी, ये साल थोड़ा सा बेहतर लग रहा है अर्निंग्स पे। तो हमें लगता है कि इस साल का रिटर्न्स थोड़ा सा बेटर रहेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। तो करीबन 10-12% का हमारा एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स ग्रोथ का और मुझे लगता है मार्केट भी लगभग उसी दिशा में रिटर्न देने की उम्मीद बना सकते हैं। तो ये बॉटम्स अप मार्केट हो सकता है बिकॉज टॉप डाउन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। तो सेक्टरली कंपनी बाय कंपनी बॉटम अप बेसिस पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टॉक आइडिया ढूंढने के लिए, और वही हमारा प्रयास भी है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ओके, बिल्कुल। तो अब जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उस समय पर हो रही है जब मार्केट को एक मैसिव ट्रिगर मिला है जीएसटी कट की वो कवायद को लेकर। उसको लेकर कॉन्फ्रेंस में क्या मूड माहौल है इस समय और आपका क्या व्यू है? सो जीएसटी पे हमारे यहाँ कल एक बहुत बढ़िया स्पीकर थे राजू मेमानी जी, जो EY के चेयरमैन हैं और CII के भी प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जीएसटी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हमारा व्यू ये है कि जीएसटी का जो एक पुश रहेगा कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि कई सारे कंजम्पशन आइटम्स, ऑटो बोलिए आप, ड्यूरेबल्स और ऐसे कई सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आप 28 से 18 या 18 से 12 या 12 से 5 के स्लैब में जाने की चांसेस है। हमें अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन से सेगमेंट्स, कौन से कैटेगरीज को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बट नेट ये कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव होगा। पिछले 3 साल से कंजम्पशन काफ़ी स्लो रहा है, कभी अर्बन कभी रूरल, फॉर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। थोड़ा सा जॉब जनरेशन वीक रहा है इकोनॉमी में,
वेज ग्रोथ अगर आप देखेंगे BSE 500 कंपनीज की पिछले 5 साल में मिड सिंगल डिजिट टाइप का कंपाउंडिंग रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन में देखने को मिला था पिछले 2-3 साल से। और गवर्नमेंट का भी फोकस पहले 10 साल जो उनका रिजीम रहा है प्रिडोमिनेंटली कैपेक्स पे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है। इस साल पहली बार हमने बजट में देखा कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना फोकस कंजम्पशन की तरफ बढ़ाया है। उन्होंने इनकम टैक्स कट दिया है, उसके बाद RBI ने रेट काटा है, लिक्विडिटी बढ़ाई है, और हमारा ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि तीसरा साल मानसून का बेहतर रहा है, तो उसके साथ ही अभी GST कट अगर आता है तो मुझे लगता है काफ़ी सारा बढ़ा हुआ कंजम्पशन को मिल सकता है। सो जो कंजम्पशन स्टॉक्स एकदम वीक रहे हैं, स्पेशली लो टिकट कंजम्पशन आइटम, स्टेपल्स, FMCG, जहाँ हमारा व्यू अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं है, मुझे लगता है एक थोड़ा सा उनको एक पुश मिलेगा। हालांकि डिटेल्स अभी तक आए नहीं, फाइनल डिटेल्स देखने होंगे, तो हमारा भी व्यू वही बन रहा है। ऑटो हमने जैसे जुलाई के प्रीव्यू में अपग्रेड किया था अंडरवेट से लेके न्यूट्रल पे, तो वो ऑटो स्टॉक्स ने अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट अनुज अगर आप देखेंगे CY25 परफॉर्मेंस नाउ फॉर इंडिया, तो ऑटो सडनली नंबर 1 सेक्टर बन गया है। 6% अगस्त में रैली हुआ है, YTD 9% रैली हो गया है, तो ऑटो ने बैंकिंग को ओवरटेक कर लिया है CY25 के रिटर्न्स में। तो चाहे M&M हो, TVS हो, मारुति हो, हुंडई हो, ये कुछ चुनिंदा शेयर है जहाँ पे हमारे एनालिस्ट का व्यू पॉजिटिव है, और इसमें से M&M और TVS हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। इसके अलावा हमको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा लगता है, चाहे ज्वेलरी हो, होटल है। आज हमारे इंडियन होटल के CEO पुनीत चटवाल जी का भी सेशन है। इंडियन होटल हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पिछले 4-5 साल से मौजूद है, यहाँ से भी हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। तो कंजम्पशन, ऑटो, ड्यूरेबल्स, EMS, ये कुछ सेक्टर है जिनको शायद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट GST का बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा गौतम जी, एक थीम जिसने हिस्टोरिकली आपकी वो थीम जिसने पैसा बना के अच्छा दिया था, अभी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। बैंकों के अंदर भी मैं PSU बैंक्स पर बात करना चाहूँगा। अभी तक SBI में हमने कोई प्राइस सेक्शन नहीं देखा है, 2 क्वार्टर से न्यूट्रल है। अदर बैंक्स विद इन द PSU बैंक मिड कैप बैंकिंग स्पेस स्टेबल रहे हैं विद नो प्राइस मूवमेंट व्हाटसोएवर। बैंक्स पे आपका टेक क्या है, स्पेशली ये ब्रांच PSU बैंक्स? देखिए, बैंकिंग में हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, लेकिन हमने पिछले 2 क्वार्टर से एक थोड़ा सा टैक्टिकल चेंज किया है स्ट्रैटेजी में। विद इन फाइनेंशियल्स हमारा व्यू नॉन बैंकिंग लेंडिंग और विद इन नॉन बैंकिंग लेंडिंग कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे, जो कि AMC है, इंश्योरेंस है, वेल्थ मैनेजर्स है, एक्सचेंजेस है, ब्रोकिंग है, वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव बन गया है। हमें लगता है कि जो कैपिटल मार्केट थीम है इंडिया का, एक बहुत बड़ा थीम साबित हो सकता है। हमारा जो हम एक कल डेटा प्रेजेंट कर रहे थे, 20 साल पहले इंडिया के टोटल डीमैट अकाउंट्स 30 लाख होते थे, आज 20 करोड़ है, और हर महीने 25 से 30 लाख डीमैट अकाउंट्स ऐड हो रहे हैं। जो इक्विटी पेनिट्रेशन का एक कल्चर उभर के आया है इंडिया में पिछले 5-6 साल में कोविड के बाद, वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हमने देखा है 7-8 साल पहले 4000 करोड़ सिप का अमाउंट होता था, अब हम ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो सालाना 3 से 3.5 लाख करोड़ सिप के जरिए बाजार में आ रहा है। तो इसके अराउंड जितने भी इकोसिस्टम को लेके कंपनीज है, उनको काफ़ी बेनिफिट अगले 3-5 सालों में हो सकता है। जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ जब तक अब रिवाइव नहीं होगा, थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स एक साइडवेज रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस साल फर्स्ट 6 मंथ्स में 10% बैंकिंग इंडेक्स ने रिटर्न दे दिया है। यहाँ पे निम का प्रेशर है, क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी सॉफ्ट है, और इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी टेलविंड जो है, चाहे आप प्राइवेट बैंक्स लीजिए, चाहे आप PSU बैंक्स लीजिए, तो इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी टेलविंड्स भी बहुत लिमिटेड है। तो आपको बैंकिंग में हालांकि पैसा नहीं टूटेगा, ऐसा हमारा व्यू है, बट जो अल्फा बनाना है आपको फाइनेंशियल्स में, मुझे लगता है वो कैपिटल मार्केट और नॉन लेंडिंग NBFC सेक्टर के जरिए ज़्यादा रिटर्न बनने के आसार है। ओके, अच्छा गौतम जी, एनी स्पीकर्स फ्रॉम IT स्पेस एज ऑफ नाउ? अभी तक कोई आया? और एक बात, अभी इस मंच पे बहुत सारे लोगों ने जब डिस्कशन किया हमारे मंच पे, थोड़ा झुकाव उनका मिड कैप IT की तरफ है, आपकी सोच क्या कहती है? तो देखिए, IT में हमें मिड कैप IT शेयर्स पसंद है, जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, कोफोर्ज पे, परसिस्टेंट पे, हिग्जावेयर पे। लार्ज कैप IT में अनुज दिक्कत यह है कि ग्रोथ 3 से 5% हो गया है। 5 साल पहले ये ग्रोथ 8 से 10% होता था। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा पॉइंट देना चाहूँगा, आज से लगभग 4 साल पहले दिसंबर 21 में अगर आप निफ्टी में IT इंडेक्स का वेट देखते तो वो 20% था, करीबन 19.5 या 20%। आज वो वेट हो गया 10.2%। तो 4 साल में इंडेक्स में IT का वेट कम हो गया है। और अगर ये ग्रोथ 5-6% ही रहती है, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, चाहे अर्निंग्स ग्रोथ हो, तो मुझे लगता है कि IT में आपका एक एन्युइटी टाइप कैश फ्लोज अच्छे है,
फ्री कैश फ्लो यील्ड अच्छा है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, तो पैसा टूटेगा नहीं। लेकिन आप आईटी शेयर्स खरीद के बाजार को आउट परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब तक कि सिचुएशन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे इंप्रूव नहीं होती है। मुझे लगता है आईटी का ग्रोथ बहुत अच्छे से रिकवर नहीं होगा, स्पेशली लार्ज कैप आईटी जो टॉप 5 या टॉप 6 आईटी कंपनीज है निफ्टी में। तो आईटी में जो पैसा बन रहा है पिछले 3-4 सालों से, वो पूरा पैसा मिड कैप आईटी ने बना के दिया है। अगर आप आईटी में पॉजिटिव थे और आपके पास लार्ज कैप आईटी शेयर्स थे तो आपने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। तो हमारा भी व्यू आईटी में इंक्रीमेंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट बॉटम अप बेसिस पे हमारे पास आईटी में कोफोर्ज और हेक्सावेयर ये 2 स्टॉक्स मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। हालांकि टेक का डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो रहा है ना, आप देखिए इंडेक्स भी काफ़ी आजकल आपको काफ़ी चर्न दिख रहा है इंडेक्स में, कंटेम्प्रेरी बनते जा रहे हैं। जोमेटो अभी इंडेक्स में है और काफ़ी सारे न्यू एज टेक स्टॉक्स में मुझे लगता है पैसा ज़्यादा बनने के आसार हैं। कल हमारे यहाँ पे CEO ट्रैक में डे 1 पे जेप्टो के आदित्य पलीचा जी थे, उन्होंने समझाया कि कैसे 1.5 साल पहले अप्रैल 2024 में उनका GOV $1 बिलियन पे चल रहा था, आज रन रेट जो है $4 बिलियन हो गया है और अगले 2 से 3 साल में या लगभग 1.5 से 2 साल में ये GOV $7 बिलियन तक जाने की उम्मीद है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी नए कंपनीज उभर के सामने आ रहे हैं। पुराने जो कंपनीज है वो कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बाजार पे व्यू बहुत नेगेटिव है तो आप एक डिफेंसिव ऑप्शन के जरिए लार्ज कैप आईटी में हाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत ज़्यादा बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आज सेकेंड डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ केडियोनॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या व्यू रखना है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। 2 दिनों में जिस तरीके के मूव्स आए, क्या लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की उस पूरी चीज़ को इग्नोर करके और GST कट वाले ट्रिगर को पकड़कर आगे बढ़ने को तैयार है, या फिर ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है? आपका व्यू क्या होगा? पहले मार्केट की बात करते हैं। अपनी 3 सप्ताह पहले बात हुई थी कि आने वाले टाइम में वीरे की वेटिंग जैसा माहौल आ जाएगा और वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा था इंडिविजुअल स्टॉक्स की और सेक्टोरल चार्ट्स को देख के। निफ्टी बैंक निफ्टी अपना डिसेप्शन किए जा रहे थे। प्यार मोहब्बत में भी थोड़ा बहुत आंख मिचौली चलती है, तो ये तो शेयर बाजार है, डिसेप्शन प्रकृति का हिस्सा है और इंडिसेस का काम डिसीव करना था। लास्ट 15 दिन ट्रंप को, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को बाजार 15 दिन से लग रहा है डिस्काउंट कर चुका है। वो कंफर्ट लेट से आएगा। देखिए भाव मंदे नहीं हुए, खबरों ने मन को पूरी तरह मंदा कर दिया। ये परफेक्ट रेसिपी होती है जब बाहुबली वापस बाजार में खड़ा होता है। तो अगर आज निफ्टी 24,730 के ऊपर बंद दे जाए और अगर आज बैंक निफ्टी 54,525 के ऊपर बंद दे जाए, तो हम कल करेंगे अब निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मन बाकी स्टॉक्स के साथ पार्टिसिपेट करने का हो गया। देखिए मैं बात को उल्टा के कह रहा हूं। तो इंडेक्स को देख करके हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। इंडेक्स अभी भी ये डिसेप्शन दे रही है, क्या पता निफ्टी सिर्फ 26,700 तक जाके वापस नीचे आ जाएगी 24,500 तक, और बैंक निफ्टी एक बार न्यू हाई दिखा के फिर से 4-5 हजार पॉइंट नीचे आ जाएगी। अभी का ये पिक्चर है, पर क्या पता न्यू हाई पे जाने के बाद फिर से चार्ट चेंज हो जाए। तो फोकस करिए। इतने सारे सेक्टर्स और इतने सारे स्टॉक्स, हमारे दिमाग में तो ऐसा उत्पात मचा रहे हैं कि ये पैसे लाएंगे कहां से इतने स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो ये मान के चलें कि अब यहाँ से मार्केट में बड़ी जो कमाई है वो बाय करके ही होगी। वो तो हमेशा ही सच है। मंदी करके अहंकार की तुष्टि होती है, पैसे बनते तेजी में। बिल्कुल सही कही। तो एक काम करते हैं सुशील जी, एक आपकी जो सबसे फैसिनेटिंग कॉल्स रही थी उनमें एक था BSE, जो आपने 400 में खरीदवा कर 10-20 गुना वो पैसा बना उसमें। ऐसा कोई नेक्स्ट BSE जैसा स्टॉक दिख रहा है आपको जहां शानदार तेजी हो सकती है, जहां अभी पार्टिसिपेट किया जा सकता है? तो मेरा अनुरोध है PCR RVNL की इस चार्ट को जो मेरे स्क्रीन पर है खोले सामने आपके। RVNL की इस चार्ट को मेरे स्क्रीन पर खोले और देखिए, जब RVNL 10 रुपए का भाव था 2020 के क्रैश में, किसी के पास ये क्षमता नहीं थी कि 600 रुपए का प्रोजेक्शन निकाल दे। जब ये माहौल सुधर भी गया तो 2022 की जुलाई में जब ये 25 रुपए का भाव था, तभी 600 की कल्पना करना संभव नहीं था। अब चूंकि इतना डेटा हमारे साथ आ चुका है, यहां पर यह कल्पना करना कि
पता, देखिए मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैं बड़ी बारीक बात करता हूं, कभी मोटी बात नहीं करता। पता आरवीएनएल यहां से अगले 2-2.5 साल में 6 गुना भी हो गया तो बड़ी बात नहीं है। हम उस 6 गुना वाले दांव को अभी का अभी ट्रिगर नहीं करेंगे। अगर आरवीएनएल आज 323-24 के ऊपर बंद हो जाता है, तो हमने अपने निवेशकों को जो सलाह दी है कि पूरे का पूरा रेलवे सेक्टर जो टेक ऑफ कर जाएगा और उसके साथ आरवीएनएल भी, सारे के सारे रेलवे स्टॉक चीख रहे हैं मुझे ले लो, मुझे ले लो। सब में 65 से 75% तक की नेक्स्ट लेग है। और उस नेक्स्ट लेग के हो जाने के बाद, में और जो एडिशनल पैटर्न मिलेंगे, तब मैं आपसे 6 महीने बाद इस बात की पुष्टि करूंगा कि क्या जो असमंजस हमें आज था कि आरवीएनएल 6 गुना हो सकता है, उसकी पुष्टि करीब 6 महीने बाद होगी। और स्टॉप लॉसेस सब चीजों के रखने पड़ेंगे। अनुज, हमारे अगर ये भाषा में बात को समझाना ज्यादा सरल पड़ेगा कि ताश के कौन से 3 इक्के इस वक्त हाथ में हैं, तो एक रेलवेज, दूसरा डिफेंस और तीसरा रियल्टी। ओके, नहीं आरबीएनएल पे जो 6 गुना का आप मूव बोल रहे हैं, क्योंकि एफएनओ स्टॉक है, 6 गुना का मूव मैसिव हो सकता है। इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? एक 6 महीने के बाद आप रिविजिट करेंगे, लेकिन 6 गुना के लिए क्या टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं आप? 2.5 से 3 साल पकड़िए। देखिए भाई, ये जो 2022 से 2024 के बीच में 2 साल के अंदर 26 महीने में अगर स्टॉक 20 गुना हो गया, अगले 30 महीने में 6 गुना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफएनओ में होते हुए भी उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें। जो पार्टिसिपेशन था चरम पे था, हर आदमी 600 रुपए पे टिप लेके आया था, तब हम एक्सट्रीमली बेरिश थे। आज 300 रुपए में इसके नाम नहीं ले रहा है कोई। ये 6 गुना हो 6 सकता गुना है की बात फिर। हम 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे। अभी 75% की चाल है। 323 के ऊपर बंद देंगे आज, तो हम 75% के लिए इस पे दांव लगा देंगे। 323 तो खैर ऑलमोस्ट हो ही गया यहाँ पर। तो चलिए, ये आज आपकी सबसे बड़ी बोल्ड कॉल। एक और बोल्ड कॉल जो आपने ली थी वो था बीएसई पर शॉर्ट, मतलब वो रैली के बाद 3000 पर आपने बीएसई पर एक शॉर्ट कॉल लिया था। अब वो गिरते गिरते 2200 तक आया। पिछले 2 दिनों में थोड़ी रिकवरी है यहाँ पर। क्या शॉर्ट काट लें यहाँ पर? देखिए, मुंह में पानी तो आ रहा है कि भाई ऊपर से 1000 रुपया गिर गया करीब करीब, नीचे 2150 भी गया था। हम क्या है ना, प्री एम्प्ट नहीं करेंगे। अगर ये आज का बंद भाव 2215 के ऊपर ऊपर रह जाता है, अभी 2248 तो हम लास्ट में देखेंगे। अभी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। एक बार हम काट लेंगे, पर काटने का मतलब ये नहीं कि काटते के साथ ही वापस इसमें हम तेजी कर देंगे। हो सकता है कि ये एक छद्म कर रहा हो और उस छद्म के अंदर में अपनी शॉर्ट पोजीशन पे आए हुए मुनाफे को वापस सरेंडर नहीं करना है। इसलिए हम लास्ट के 15 मिनट में देख करके काट लेंगे इसको, है। या अगर बीच में तूफान ज्यादा आया तो देखेंगे। पोजीशन को काट लेना, शॉर्ट पोजीशन को, और नई लॉन्ग पोजीशन को लेने में फर्क है। अभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये स्टॉक 1950 तक क्यों नहीं जा सकता। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परिपक्व होने देना पड़ेगा। कि 1950 तक जा सकता है अभी के लिए, लेकिन अभी मतलब अगर चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट को काटने के बारे में भी सोच सकते हैं। आरबीएनएल के अलावा और कौन से इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहे हैं आपको जहां पर अच्छे समीकरण बैठ रहे हैं, सुशील जी? तो मैंने जैसे कि आपको कहा, मेरे हाथ में इस वक्त ताश के 3 इक्के मुझे दिखते हैं चार्ट्स के विश्लेषण पर। पूरे के पूरे सेक्टर एक साथ अपलिफ्ट हो जाए। और देखिए, ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया है, जियो पॉलिटिक्स से परेशानी है। एक सिग्नल गवर्नमेंट ने दिया कि जीएसटी का रैशनलाइजेशन करेंगे और उससे जो जीडीपी में एक्सपेक्टेड डेंट है वो टेक ऑफ हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट जीडीपी को, ग्रोथ को मेंटेन करने में इच्छुक है, साफ सरल नजर आ रहा है, जीएसटी जैसी बड़ी चीज के भी साथ एडजस्टमेंट करना, तो ये कल्पना रखना कि सरकार खजाने खोल देगी और रेलवेज में और डिफेंस में बड़ा एक्सपेंडिचर वापस से रिवाइव हो जाएगा, अब ये कल्पना है। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? जिस तरह से रेलवेज की चार्ट्स में अक्रॉस द बोर्ड 75% तक की तेजी बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रही है, उसी तरह से डिफेंस के स्टॉक्स में दिख रही है। और रियलिटी के अंदर में दुनिया भर के ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे 60, 70, 80% और कुछ तो 100% तक बढ़ सकते हैं। तो बैंक्स अगर लैगार्ड रहेंगे, खास करके आपका एचडीएफसी 6-7% बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक 15-17% बढ़ जाए। मैं एक और सेक्टर को ऐड कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी के बारे में मेरे को जस्टिफाई करना है। पर ये जो पिटा हुआ एक्सिस बैंक यहां से 20-25% बढ़ जाए और इंडसइंड बैंक जिसको बिल्कुल ही रगड़ दिया गया, वो शॉर्ट स्क्वीज में 30% बढ़ गया, और ये पीएसयू बैंक्स, एसबीआई को छोड़ के, एसबीआई भी नहीं बढ़ेगा, तो भले ही बैंकिंग स्लगिश रहे और 3-4 स्टॉक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से बढ़ेंगे, रियलिटी के लिए सेक्टर स्पेसिफिक, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन और वेल्थ क्रिएशन का पैरामीटर है। जब रियलिटी के भाव बढ़ते हैं, नोशनल वेल्थ बढ़ जाती है लोगों की। तो अगर रियलिटी को भी कुछ सॉप्स मिल जाए तो संभव है कि चार्ट्स को जस्टिफाई कर देंगे। मैं
बाइंग या सेलिंग खबर आने के बाद नहीं करूंगा, मैं चार्ट्स पे करूंगा। खबर आती है तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर एक कंजेक्चर को जस्टिफाई करना कि भाई इतना बड़ा दांव कैसे लगा दे चार्ट पे, तो शायद ये संभावना बन जाए। तो वो डीएलएफ अपनी पहले भी बात हुई थी कि चाहे 1200 का भाव हो जाएगा, और जो छोटे वाले जो रियल्टी के स्टॉक्स हैं 60-70-80% इनमें बूम आ जाए। और एक्चुअली अनुज, 3 नहीं, ताश में होते 4 इक्के हैं, ताश में होते 4 इक्के हैं। चौथा इक्का जो है ना, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में से चॉइस इंटरनेशनल को छोड़ के एक भी ब्रोकरेज का स्टॉक अभी ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग वो छोटा सा 5 पैसा, या जो चलने को तैयार ही नहीं था बिल्कुल, जियोजिट फाइनेंशियल, उसमें भी आज सवेरे बाई सिग्नल आ गया। अक्रॉस द बोर्ड 8 से 9 जो भी लिस्टेड ब्रोकरेज स्टॉक्स हैं, वो एडेलवाइज हो, आईएफएल हो, आईएफएल के 2 स्टॉक्स हैं। एक सिर्फ एंजल ब्रोकिंग है जिसका हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे बीएसई की तरह नया बाई कॉल जनरेट करने में, और वहां पे आप एबीसी स्टॉक्स को बेच दीजिए। सीडीएसएल के अंदर में बाई का पहले पैटर्न आ रहा है, बीएसई को थोड़ा टाइम लगेगा। तो चौथा इक्का हमारे हाथ में, आज की रम्मी का या तीन पत्ती का, जो भी गेम समझ लो, मुहावरा समझ लो आप, तो चौथा इक्का कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और हो सकता है आने वाले समय में, अभी नहीं है, आने वाले समय में पावर के स्टॉक्स और इंजीनियरिंग भी ऐड हो जाए। और मैं 2 चीजें रिमाइंडर करूं, लास्ट 3 महीने से हम लगातार एफएमसीजी में तेजी में हैं। वो जीएसटी के एंटीसिपेशन पे नहीं थे। थीसिस आज भी यही है कि भय का वातावरण बना रहेगा, और जब जब वो अमोल पालेकर का गाना था ना, जब डर लगे तो गाना गा, तो जब जब बाजार में डर लौट के आएगा, जो एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो रहा है फंड मैनेजर्स के पास, वो बाय डिफॉल्ट ये सेफ्टी हेवन स्टॉक्स में जाना है। इनकी चार्ट्स नॉइजी रहेगी, चाहे एशियन पेंट्स हो या हिंदुस्तान लीवर, सारे नॉइजी हैं। कन्विक्शन के साथ इनको एंटी फियर ट्रेड बना के जो बैठा रहेगा, मोटा पैसा मिलेगा। 2000 वाला हिंदुस्तान लीवर 2700 हो गया, पता भी नहीं चला। और एफएमसीजी के अलावा जो हमने 2 व्हीलर्स में मोटा बेट लगाया था, बिल्कुल बढ़िया ट्रेंड बन चुका है। हो सकता है टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत टेक प्रॉफिट भी आएगी तो पुलबैक्स में लेंगे। टाटा मोटर्स जो डार्क हॉर्स लगार्ड था, और जिसका हमने आपसे जिक्र किया था कि जो हमने 1200 की बात पहले कर ली थी और मार्केट घसीटता चला गया, टाइम गुजारता चला गया, वो लगार्ड टाटा मोटर्स अब चल पड़ा है। तो लास्ट 2-3 दिन में उसमें भी बिल्कुल शानदार मोमेंटम बनने लग गया है। एवरी डिप इज अ बाई। चलिए, काफी समस्या आने वाले समय में ये नहीं होगी कि क्या लेना है, समस्या आने वाले समय में होगी कितने स्टॉक्स ले, पैसे कहां से आएंगे। जब जब डर इतना गहरा होता है, जब खबरें इतनी काली हो जाती है, तो ये एक देखिए ना, एक लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोबेबिलिटी में, जिससे आप एस्टिमेट कर सकते हो डेंसिटी ऑफ गुड न्यूज वर्सेस बैड न्यूज। वो लैम्डा डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त चीख रहा है, खबरों को जितना खराब होना था वो हो चुकी। चलिए, वो सब स्कूल में थोड़ा कम ही समझ में आता था, लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। लेकिन अब आपने बात कही दी है इसकी, कैश का कोई स्टॉक है क्या, या फिर अभी सारे एफएनओ स्टॉक्स पे ध्यान है? अभी रियलिटी में सारे स्टॉक्स कैश के ही हैं, खाली आपका गोदरेज प्रॉपर्टी जिसको हम लेंगे नहीं, खाली 40% रिटर्न एक्सपेक्टेड। इस तरह की चार्ट्स अनुज कि 40% वाले स्टॉक्स तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। 60-70% के नीचे भी चार्ट्स बात ही नहीं कर रही। कैश के सारे स्टॉक्स वहां आ गए, ब्रोकरेज के स्टॉक्स कैश के हो गए, आपके जो रेलवेज के स्टॉक्स इतने सारे कैश के हैं। तो बाकी के भी जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं, देखिए जब मलाई खाने का मौका है, देशी घी की मिठाइयां अभी खाने को सामने इतनी है, तो फिर जाएंगे डालडा में भी बाद में। अभी तो इनमें 60-70-80% की रिटर्न कोई 4-6 महीने में छोटी रिटर्न नहीं होती है। ऑल राइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। अगले मंगलवार आपसे फिर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो को समेटने का समय आया। मार्केट डे हाई के करीबी है, 24,700 के ऊपर 24,720 पर है, और कंचन और श्रेया तैयार हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। आपको याद है लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन? मुझे राइट स्टूडेंट, आपको याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। चलिए, मुझे भी याद नहीं है फ्रैंकली। एक काम करते हैं, इस शो को समेट लेंगे, इसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन।